आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है 4 के वार का, जिसमें सबसे पहले बात होगी देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आज सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर देश भर में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने सरदार पटेल को नमन किया। ये पूरी खबर आपको बताएंगे। अगली खबर आपको बताएंगे शिखा ठाकुर। अगली खबर उत्तर प्रदेश से सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने एक और कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी को महज 100 रुपए सालाना की लीज पर दी गई बेशकीमती जमीन वापस ले ली जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। ये खबर आपको डिटेल में बताएंगे। अगली बड़ी खबर के लिए पूजा का रुख करें। और देखिए, अगली खबर है शराब घोटाले से जुड़ी हुई। दिल्ली में शराब नीति में घोटाले की जांच की आंच अब अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच चुकी है। 2 नवंबर को ईडी ने उन्हें समन किया है, लेकिन ईडी का समन क्या करना भर था, सियासी भूचाल से आ चुका है। एक तरफ शराब घोटाले के इस केस में ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासी पारा भी चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विस्तार से आगे दूंगी इसी पर जानकारी। अगली खबर बताएंगे आपको प्रिया सिन्हा। सिंगूर प्लांट जमीन विवाद मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में जीत हासिल कर ली। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 765 करोड़ 78 लाख रुपए चुकाएगी, वो भी 11% ब्याज के साथ। ये पूरी खबर आज आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगी पूर्णिमा मिश्रा। और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बीड में हिंसा पर एक्शन लिया गया है। बीड हिंसा मामले में 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसक भीड़ ने विधायक के घर में आग लगाई थी। विधायक प्रकाश सोलंकी का घर जलाया गया था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और उसी में बीड में भी हिंसा देखने को मिली थी, जिसमें अभी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगभग 55 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 12 एफआईआर इस मामले में दर्ज की गई है। विधायक प्रकाश सोलंकी का घर जलाया गया था और किस तरीके से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक तरफ जहां पर शिंदे सरकार इसको लेकर अब एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है, जो सिफारिशें थी उनको मान लिया गया है। बहुत जल्द ही जो प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे उसका प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले एक तरफ जहां पर बंद का आह्वान और दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरें बीड से देखने को मिली थी, जहां पर विधायक प्रकाश सोलंकी के घर को आग के हवाले कर दिया गया था। इसके अलावा आज भी कई जगह ये पुणे में भी जैसे विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, टायर जलाए गए और इसी बीच में जो बीड हिंसा हुई इस मामले में 12 एफआईआर दर्ज किए गए और 55 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आरक्षण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवा देते हैं। जस्टिस शिंदे कमिटीचा अहवाल जो मराठवाड्यातला जुन्या नोंदी कुणबी असलेल्या तो एक प्रथम अहवाल जो त्यांनी सबमिट केलेला आहे, त्याच्यावर देखील चर्चा झाली आणि तो देखील अहवाल स्वीकारलेला आहे। मला वाटतं त्या माध्यमातून देखील मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी आहेत अशा मराठा समाजाला मोठ्या प्रमाणावर त्याचा फायदा होईल। त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टातल्या क्युरेटिव्ह पिटिशन जी आहे ती देखील तात्काळ त्याची सुनावणी घ्यावी अशा प्रकारची विनंती देखील सुप्रीम कोर्टाला करण्याचा निर्णय झाला आणि त्यासाठी जो आयोग आहे त्या आयोगाला देखील मराठा समाज मागास कसा आहे या संदर्भातला पूर्ण डेटा, एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि त्याप्रमाणे कारवाई देखील सुरू झालेली आहे आणि त्यासाठी जस्टिस भोसले अध्यक्ष म्हणून, जस्टिस गायकवाड आणि जस्टिस शिंदे यांची एक कमिटी गठीत केलेली आहे आणि ही कमिटी जी आहे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, यासाठी हे तिन्ही निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती यांची कमिटी सरकारला मार्गदर्शन करेल आणि त्याचबरोबर जो मागास वर्ग आयोग जो आहे त्याला देखील मदत करेल, जेणेकरून ही जी काही एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याची प्रक्रिया आहे ही अतिशय प्रभावी आणि वेगवान करण्यासाठी याचा फायदा होईल। 31 अक्टूबर यानी आज के दिन देश के पहले गृह मंत्री की जयंती
और इस मौके पर आज कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को नमन किया, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई गई। सरदार का सत्कार, पटेल का प्रकाश। सरदार पटेल की जयंती, देश भर में रन फॉर यूनिटी। सरदार पटेल की जयंती, पीएम मोदी का एकता मंत्र। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, लिहाजा इस मौके पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। मेन प्रोग्राम गुजरात के केवड़िया में हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर सरदार पटेल को नमन किया और देशवासियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर केवड़िया में परेड का आयोजन किया गया। इस परेड में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और राज्य पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां शामिल हुईं। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है तुष्टीकरण की राजनीति। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता, उसकी विकरालता कभी दिखाई नहीं देता। साथियों, इस अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जयंती के मौके पर गुजरात को कई सारी सौगातें दी, कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, गुजरात राज्य सहकारी बैंक की सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें और कई गोल्फ कार्ट का शिलान्यास किया गया। केवड़िया के साथ साथ देश भर में सरदार साहब को नमन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में देश भर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के इरादों की वजह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एकजुट हुआ। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहाँ पर खड़े न होते। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए भारत के नागरिक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर सके, इस दृष्टि से 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आयोजित करना प्रारंभ किया। सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। एक साथ 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में विलय कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने एक और कार्रवाई की है। यूनिवर्सिटी को महज 100 रुपए सालाना की लीज पर दी गई बेशकीमती जमीन अब वापस ली जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सपा सरकार के वक्त में जौहर यूनिवर्सिटी को 41,181 वर्ग फीट जमीन 30 साल की लीज पर दे दी गई। ये पूरा मामला आखिरकार है क्या? सपा मुखिया अखिलेश यादव का इस पर क्या कुछ रिएक्शन है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। योगी सरकार ने यूपी के कद्दावर सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई सरकारी जमीन वापस लेने का फैसला किया है। आजम खान को उनकी पत्नी और बेटे समेत 7 साल की सजा मिलने के बाद सरकार का ये फैसला उनके लिए एक और झटका माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आजम खान के जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना में लीज पर दी गई जमीन को अब वापस लेगी। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी। जनपद रामपुर में मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आवंटित भवन भूमि को मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को वापस किए जाने के संबंध में ये भी आज लगभग इस भूमि का क्षेत्रफल 41,181 वर्ग फुट है। ये जब इनको आवंटित की गई थी तो इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और खास तौर से इसमें इसलिए गई थी कि विश्वविद्यालय का एक्सपेंशन करना है, विश्वविद्यालय बनाना है, लेकिन उसमें राजनीतिक दल का कार्यालय बन गया। यानी आजम खान को सरकारी जमीन खाली करनी होगी। जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर यह जमीन दी गई थी। नियमों को ताक पर रखकर जमीन का आवंटन किया गया। 100 रुपए सालाना लीज पर 41,181 वर्ग फीट जमीन दी गई। सपा कार्यकाल में 30 साल की लीज पर जमीन दी गई थी। पहले जमीन पर बीएसए और डीआईओएस का ऑफिस था। समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि आजम मुस्लिम है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीज़ों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह ज़मीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी ज़मीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। जमीन के मामले को लेकर रामपुर के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना की ओर से तत्कालीन डीएम को एक शिकायत दी गई थी। इस शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन आरोपों को सही पाया। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए शासन को भेजा गया। कैबिनेट बैठक में जमीन वापस लेने के प्रस्ताव पर योगी सरकार ने मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ेंगे। सिंगूर प्लांट जमीन विवाद मामले में ममता बनर्जी सरकार को झटका लगा। टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ दायर एक याचिका के मामले में जीत हासिल कर ली। इसके बाद अब पश्चिम बंगाल सरकार टाटा मोटर्स को 765 करोड़ 78 लाख रुपए चुकाएगी, वो भी 11% ब्याज के साथ। आखिर क्या है पूरा विवाद, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को बड़ा झटका। सिंगूर प्लांट जमीन विवाद में टाटा मोटर्स के हक में फैसला। टाटा मोटर्स को 765 करोड़ 78 लाख रुपए चुकाएगी ममता सरकार। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। टाटा मोटर्स ने सिंगूर प्लांट जमीन विवाद मामले में जीत हासिल कर ली है। अब पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को कुल 765 करोड़ 78 लाख रुपए टाटा मोटर्स को 11% ब्याज के साथ चुकाने होंगे। इस विवादित मामले को 3 सदस्यों की आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सुना और टाटा मोटर्स के पक्ष में फैसला देते हुए मामले को समाप्त कर दिया। हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर सिंगूर प्लांट जमीन विवाद है क्या। साल 2000 में सिंगूर में 1000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की योजना का ऐलान किया गया। स्थानीय लोगों को रोजगार देने और इकोनॉमी को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया। उस वक्त पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार थी।
योजना के तहत टाटा मोटर्स को नैनो प्रोजेक्ट के लिए सिंगुर में जमीन दी गई। सरकार की योजना का स्थानीय लोगों और नेताओं ने विरोध किया। लोगों के गुस्से को भुनाते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल की। ममता बनर्जी ने सत्ता में आते ही कानून बनाकर जमीन किसानों को लौटाने का फैसला किया। सिंगुर के करीब 1000 एकड़ जमीन 13,000 किसानों को लौटाने का फैसला किया गया। ममता बनर्जी ने सिंगुर प्लांट जमीन विवाद के मुद्दे पर राजनीति करते हुए इस मुद्दे को जमकर भुनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वाम मोर्चा की सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ममता बनर्जी ने कुर्सी संभालते हुए जनता से किए वादे को निभाया और कानून बनाकर टाटा मोटर्स से जमीन लेकर वापस किसानों के हवाले कर दी। ममता सरकार के इस फैसले के खिलाफ टाटा मोटर्स ने कोर्ट का रुख किया। टाटा मोटर्स ने साल 2011 में ममता सरकार के फैसले को चुनौती दी। जून 2012 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सिंगुर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया। भूमि पट्टा समझौते के तहत जमीन टाटा कंपनी को लौटाने का आदेश दिया गया। फैसले के बावजूद टाटा मोटर्स को जमीन पर कब्जा वापस नहीं मिला। प्रदेश सरकार ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। अगस्त 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नैनो परियोजना के भूमि अधिग्रहण को अवैध घोषित किया। जमीन के मालिकों को जमीन वापस लौटाने के निर्देश दिए गए। टाटा मोटर्स ने जमीन के लीज समझौते के एक क्लॉज का हवाला देकर क्षतिपूर्ति की मांग की। करीब 7 साल बाद टाटा मोटर्स के हक में फैसला आया है। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद टाटा मोटर्स ने केस जीत लिया है। ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही मामले में आए खर्च के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से चुकाने का आदेश भी दिया है। सिंगुर मामला देश भर में जमीन अधिग्रहण और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक बड़े केस के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।